Hey everyone, in this video we are going to start oceanography. So, oceanography we will complete in two parts. In part 1 we will study about relief features, temperature distribution, salinity distribution, and in part 2 we will study about wave, tide, ocean currents, and most importantly we are going to cover previous questions that have come from this oceanography topic in UPSC prelims. एक बात समझ लो कि ओशियनोग्राफी इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक एंड एवरी ईयर 2 to 5 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक. अगर तुम थोड़ी भी बहुत मेहनत कर लोगे विथ लिटिल बिट टाइम एंड एफर्ट यू कैन इजीली फैच 8 to 10 मार्क्स एंड 8 to 10 मार्क्स दे कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलीफ फीचर्स. रिलीफ फीचर्स ओशन फ्लोर के रिलीफ फीचर में 5 रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, डीप सी प्लेन एंड डीप्स और ट्रेंचेस. ठीक है, एक एक करके सबको समझते हैं. पर उससे पहले प्लीज विजिट अवर टेलीग्राम चैनल फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो एंड फॉर द पीडीएफ ऑफ प्रीवियस वीडियोस. ओके, इस डायग्राम से समझते हैं. तो देखो, कॉन्टिनेंट और जब ओशियन जब मिलते हैं तो कॉन्टिनेंट का जो एक्सटेंडेड मार्जिन होता है, कॉन्टिनेंट का एक्सटेंडेड मार्जिन जो होता है, जो स्लोप जिसका कम रहता है, जिसका इंक्लिनेशन जो रहता है 1 to 2 डिग्री रहता है, वो कहलाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ. फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखो, इसका सीक्वेंस याद रखना कि सबसे पहले क्या आता है, जैसे कॉन्टिनेंट और ओशियन मिलते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में क्या आता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है. इसका इंक्लिनेशन क्या रहता है, स्लोप जो रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है. फिर उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप. कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या रहता है, ये स्टीप रहता है. ठीक है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो रहता है उसका इंक्लिनेशन कम रहता है, इसका इंक्लिनेशन ज़्यादा रहेगा, इसका जो स्लोप है वो ज़्यादा रहेगा. फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइज, जब ये फ्लैट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टीप था, स्टीप होने के बाद फ्लैट होना स्टार्ट हुआ, और फिर ये कॉन्टिनेंटल राइज ही बाद में जाके फिर बन जाता है डीप सी प्लेन. ठीक है, अब कुछ चीज़ें इनके बारे में याद रखो. कॉन्टिनेंटल राइज के बारे में देखते हैं. तो कॉन्टिनेंटल राइज क्या है, दे आर द सेलोएस्ट पोर्शन ऑफ द ओशियन. ऑब्वियस सी बात है, जब इसका इंक्लिनेशन कम होगा, जब इसका स्लोप कम होगा तो ये क्या होंगे, दे आर द सेलोएस्ट पोर्शन. फिर उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये क्या रहते हैं, स्टीप रहते हैं. दो चीज़ हो गई. फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज हो गया. कॉन्टिनेंटल राइज की एक बात इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिनेंटल राइज में ही ज़्यादातर ट्रेंचेस पाई जाती हैं. ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज में ही ज़्यादातर ओशियनिक ट्रेंचेस पाई जाती है. ओशियनिक ट्रेंच क्या होते हैं, ट्रेंचेस हैं क्या, गहरे गड्ढे जो सी में पाए जाते हैं. अब गड्ढे थोड़ी बहुत नहीं रहते, वो बहुत गहरे रहते हैं. दे आर द ट्रेंचेस, दे आर लाइक क्रैक्स ऑन द अर्थ क्रस्ट. वो सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो कौन सी है, वो है मरियाना ट्रेंच. मरियाना ट्रेंच कहाँ पर पाई जाती है, पैसिफिक ओशन. मरियाना ट्रेंच की डेप्थ है वो माउंट एवरेस्ट की हाइट से भी ज़्यादा है. माउंट एवरेस्ट की हाइट से सम अराउंड 8.5 किलोमीटर के लगभग है, और इट इज़ समथिंग अराउंड आई थिंक 12 or 13 किलोमीटर. ठीक है, इसके बारे में एक बार और समझ लो. ऐसा समझो, दिस इज कॉन्टिनेंट. स्टार्ट करेंगे तो दिस इज कॉन्टिनेंटल सेल्फ जिसका स्लोप कम रहता है. फिर उसके बाद आएगा कॉन्टिनेंटल, फिर उसके बाद आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्टिनेंटल राइज, और कॉन्टिनेंटल राइज धीरे धीरे क्या बन जाएगा, डीप सी प्लेन. अब डीप सी प्लेन के बारे में एक चीज ऐसा हो कि डीप सी प्लेन इट इज द स्मूदेस्ट एंड फ्लैटेस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑफ द ओशियन. अर्थ, पूरे अर्थ का इट इज द स्मूदेस्ट एंड द फ्लैटेस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ. और दूसरी चीज कि जो डीप सी प्लेन है इट कवर्स 2/3 ऑफ द टोटल ओशियन सरफेस. तो बाकी 1/3 कौन कवर करेगा, 1/3 कवर करेंगे ओशियंस. ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, ट्रेंचेस हो गए, बाकी माइनर सी रिलीफ फीचर्स रहते हैं जैसे सी माउंट, गॉयट्स हो गए, ये सब चीज़ें. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है, ये 5 क्लियर हुई. कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है, डीप सी प्लेन क्या होता है. अब डीप्स और ट्रेंचेस के बारे में एक बार और पढ़ लेते हैं. तो डीप्स और ट्रेंचेस कैसे बनती हैं उसको देख लेते हैं. ठीक है, तो ट्रेंचेस का ऐसा समझ लो कि ट्रेंचेस हमेशा वहां पे बनेंगी जहां पर दो प्लेट्स, अभी प्लेट कौन कौन सी, दे आर द टेक्टोनिक प्लेट्स. जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स दे आर इधर डाइवर्ज और कन्वर्ज. अगर कन्वर्ज होंगी या फिर डाइवर्ज होंगी तभी बनेगी, और ये हमेशा कहाँ पे बनती है, प्लेट बाउंड्रीज पे ही बनती हैं. बस इतनी चीज याद रख लो.
अब प्लेट्स डाइवर्ज और कन्वर्ज क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं क्योंकि जो एस्थेनोस्फीयर में जो मैग्मा रहता है वो मैग्मा कन्वेक्टिव करंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इधर डाइवर्ज और कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, तो बस इतना समझ लो कि जो मैरियाना जो ट्रेंचेस होती हैं, डीप्स और ट्रेंचेस होती हैं, वो प्लेट बाउंड्रीज पर ही बनेंगी। आगे देखते हैं। अब एक चीज और देख लो कि जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होते हैं, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ में क्या है? कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या है? कॉन्टिनेंट के पास वाला पोर्शन है। तो जो कॉन्टिनेंट से नदी आएंगी, तो जब कॉन्टिनेंट से कोई नदी आएगी तो क्या करेगी? वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ में क्या करेगी? इरोजन करेगी। अब इरोजन करेगी तो वो वहां पे क्या होगा? अब देखो, फ्लूवियल इरोजन का फॉर्म क्या रहता है? गली इरोजन। तो गली इरोजन में क्या होगा? गली इरोजन की वजह से क्या हो जाएगा? इस टाइप की कैन्यंस बन जाएंगी कॉन्टिनेंटल सेल्फ में, और इन कैन्यंस को क्या कहते हैं? दीज कैन्यंस आर नोन एज सबमरीन कैन्यंस। ठीक है, समझ में आया? अब सी माउंट और गर्ड्स दो चीज समझते हैं, ये बहुत इजी रहते हैं। देखो, सी माउंट और गर्ड्स में क्या डिफरेंस है? सी माउंट मतलब माउंटेन्स ऑफ द सी। तो एक कुछ ऐसे माउंटेन सी के जिनकी जो पॉइंटेड सबमिट के होते हैं, बट दे डू नॉट रीच द सरफेस, वो सरफेस तक नहीं पहुंचेंगे, वो ओशन के सरफेस के नीचे ही रहते हैं, उन्हें वो कहलाते हैं सी माउंट। अगर ये सी माउंट जो पॉइंटेड सबमिट के हैं वो कहलाते हैं सी माउंट। अगर इनका सबमिट जो है फ्लैट है, मतलब कुछ इस टाइप से है, तो दे आर नोन एज गर्ड्स। क्लियर है? मिड ओशियनिक रिज, ये जो जब दो प्लेट बाउंड्रीज डाइवर्ज होती हैं, जब कभी कभार ट्रेंचेस और सीरीज की वजह से बनती है, तो जब दो प्लेट बाउंड्रीज डाइवर्ज होती हैं, जैसे ये हैं दो प्लेट बाउंड्रीज हैं, ये जब दो प्लेट बाउंड्री डाइवर्ज होंगी, ये वाली इस साइड जाएगी, ये वाली इस साइड जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये नीचे एस्थेनोस्फीयर से क्या आएगा? यहाँ पे मैग्मा आएगा, मैग्मा के यहाँ पे फैल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी? ये इस साइड को मूव करने लगेगी, ये वाली इस साइड को मूव करने लगेगी। तो दीज आर नोन एज मिड ओशियनिक रिजेस। क्लियर है? मिड ओशियनिक रिज। आगे देखते हैं। एक आता है एटल्स। तो एटल्स क्या होते हैं? एटल्स दे आर द आइसलैंड जो कि कोरल ओरिजिन के होते हैं। कोरल रीफ्स के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें समझ लेना। पर अभी ये समझ लो कि एटल्स जो होते हैं दे आर कोरल ओरिजिन के होते हैं। तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है कोरल रीफ्स है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है और बीच में क्या एक वाटर बॉडी भरी रहती है, इसे कहते हैं एटल्स। ठीक है, अब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे पहले फैक्टर समझ लो कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है हमारा लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड से कैसे होता है? अब देखो, लैटिट्यूड का क्या है कि देखो इसमें अलग से पेज में समझाते हैं। जैसे लैटिट्यूड का है, तो लैटिट्यूड का क्या होगा कि अर्थ है, अर्थ में लैटिट्यूड्स हैं। 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया, ये क्या कहलाता है? ये वाला एरिया कहलाता है क्या? ट्रॉपिक एरिया, ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिक एरिया या ट्रॉपिकल जोन, कुछ भी कह लो। तो इस वाले एरिया में क्या होता है? सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, और बाकी ये जो इसके बाद जो पोलर एरिया हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लेटरल रेज पड़ती हैं। तो इसकी वजह से जो ट्रॉपिकल एरिया है ये ज़्यादा हीट होता है, तो जो यहाँ का ओशन सरफेस होगा वो भी ज़्यादा हीट होगा, और बाकी यहाँ का जो ओशन सरफेस होगा वो कम हीट होगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड का समझ में आया कि लैटिट्यूड में जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा ओशन सरफेस की, और जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, पोल की तरफ टेम्परेचर कम रहेगा। दूसरा फैक्टर आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर कैसे ओशन सरफेस के टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा? देखो, जब लैंड होती है और सी, लैंड जो होती है वो क्या होती है? वो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है, ज़्यादा जल्दी गर्म होती है, सन की रेज जब पड़ती है तो ज़्यादा जल्दी गर्म होती है, ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है। तो जो उसके पास वाला ओशियन सरफेस होगा तो क्या होगा? लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में सुना है? लैंड ब्रीज जब लैंड से सी की तरफ हवाएं चलती हैं, और जब सी से लैंड की तरफ हवाएं चलेंगी उसे कहलाती हैं सी ब्रीज। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से क्या होता है कि जो ओशियन सरफेस जो लैंड के पास रहता है उसका टेम्परेचर घटता और बढ़ता रहता है लैंड के हिसाब से। अगर लैंड जब गर्म होगी तो यहाँ का जो उसके पास का ओशन है उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जब ये ठंडी होगी तो इसका टेम्परेचर कम होगा। तो लैंड और वाटर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इसलिए मैटर करता है क्योंकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? केवल साउथ अमेरिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 3 चीज़ हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी है, और बाकी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर पूरे में लैंड ही लैंड है। इसकी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है ओशियन का, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ओशियन का टेम्परेचर कम होता है। फिर विंड सिस्टम आते हैं। तो विंड सिस्टम में ऐसे ही समझ लो कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। लैंड से जब हवा आएंगी तो लैंड ब्रीज कहलाएंगी, सी से आएगी तो सी ब्रीज कहलाएंगी।
तो जब लैंड से हवा आती है, विंड आती है, तो क्या होती है, ये वाला जो ओशियन सरफेस वाटर है ये डिस्प्लेस हो जाएगा, फिर नीचे से और कोल्ड वाटर निकलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर जो है मिक्स होगा। तो विंड सिस्टम हो गया। फिर आते हैं ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स का क्या होता है, ओशियन करेंट्स 2 टाइप के होते हैं, कोल्ड वाटर करंट और वार्म वाटर करंट। तो कोल्ड वाटर करंट ऑब्वियस सी बात है, जब कोल्ड वाटर जाएगा तो वो सरफेस, ओशन के सरफेस को, टेम्परेचर को कोल्ड कर देगा। जब वार्म ओशन करंट जाएगा तो वो जो जिस वाटर के साथ मिक्स होगा उसे वार्म कर देगा। समझ में आया? लैटिट्यूड का कैसा कि इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मतलब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, लैंड ज़्यादा, इसकी वजह से वहाँ का ओशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और सादर्न हेमिस्फीयर में ओशन टेम्परेचर कम होगा। विंड सिस्टम को समझ में आया कि लैंड ब्रीज, सी ब्रीज कैसे अफेक्ट करती हैं। और ओशन करंट, जब वार्म ओशन करंट या फिर कोल्ड ओशन करंट किसी वाटर बॉडी के साथ मिक्स होंगे तो वो टेम्परेचर को अफेक्ट करेंगे। एक चीज़ है कि एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। याद करने के लिए नहीं है, ये केवल ऐसे ही बताने को। अब 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये ग्राफ से समझ में आ जाएगा। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो सी का सरफेस है, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे सन की रेज आ रही हैं, तो जो सरफेस में होगा वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाएगा व्हेन कंपेयर टू द बॉटम ऑफ द सी। तो जो सरफेस टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा होगा। रीज़न कि सन की रेज आती हैं, तो सन की हीट एनर्जी की वजह से जो सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, यहाँ को जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा, एक लेयर आती है 400 से लेके 1000 मीटर के बीच में, जिसको कहते हैं हम थर्मोक्लाइन। इस लेयर की सिग्निफिकेंस क्या है, इस लेयर का सिग्निफिकेंस ये है कि इस लेयर में टेम्परेचर जो है बहुत रैपिडली डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अगर इसको 3 लेयर्स में देखो पूरे ओशियन को, तो फर्स्ट लेयर हो गई सरफेस वाले, सेकेंड लेयर हो गई थर्मोक्लाइन, और थर्ड लेयर हो गई डीप ओशियन। तो सरफेस लेयर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। पर जब थर्मोक्लाइन आता है तो थर्मोक्लाइन में टेम्परेचर बहुत रैपिडली डिक्रीज होता है। फिर थर्ड लेयर आती है डीप ओशियन, जहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे रिड्यूस होता है, पर यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाता है। ऑलमोस्ट जब बॉटम ऑफ द सी तक पहुँचते हैं तो ऑलमोस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, बट वाटर फ्रीज नहीं होता। समझ में आया? तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पड़ा कि जो सरफेस टेम्परेचर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? सन की हीट की वजह से, सन की रेज की हीट की वजह से। फिर एक लेयर आती है थर्मोक्लाइन, जहाँ पर टेम्परेचर रैपिडली डिक्रीज होगा, इसको क्या कहलाते हैं, थर्मोक्लाइन कहलाती है। और फिर थर्ड है कि डीप ओशियन में सबसे कम टेम्परेचर होगा, और बॉटम ऑफ द सी तक ऑलमोस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर पहुँच जाता है। क्लियर है? तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। जो चीज़ पढ़ाई है वही इन पॉइंट्स में लिखी मैंने, कि मैक्सिमम टेम्परेचर सरफेस पे होता है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। थर्मोक्लाइन लेयर जहाँ पर रैपिडली डिक्रीज होता है, और डीपर ओशन इज वेरी कोल्ड। और एक चीज़ और है कि नदर्न और सदर्न पोल में ओनली 1 लेयर एग्जिस्ट। और 1 लेयर क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि वहाँ पर सन की रेज नहीं आती, जिसकी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो हीट नहीं हो पाता, वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ओनली 1 लेयर एग्जिस्ट, दैट इज कोल्ड लेयर। क्लियर है? आगे देखते हैं हम। ये हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो फैक्टर्स अफेक्ट और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था, उसी टाइम आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इक्वेटर में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन की रेज आती हैं, जिसकी वजह से ये वाला टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये ट्रॉपिकल रीजन का। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ यहाँ पे मैटर करती हैं कि यहाँ पर ये देखो इक्वेटर हो गई, यहाँ पर लैंड कम है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है, पर नदर्न हेमिस्फीयर में देखिए जाए तो पूरे में लैंड है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा। ठीक है, यहाँ का जो ओशन सरफेस टेम्परेचर है वो क्या होगा, हाई होगा, यहाँ का ओशन सरफेस टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो लो होगा। रीजन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब ये चीज समझ लो, ये क्या कहलाती हैं, दे आर नोन एज आइसोथर्म कर्व्स। दीज आर द कर्व्स दैट कनेक्ट रीजन विद इक्वल टेम्परेचर। अब इसमें एक इससे अभी इसी साल 2025 में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना था कि
जो आइसोथर्म कर्व्स होती हैं ये किस साइड को बेंड होती हैं जब लैंड में या सी में आती हैं? तो देखो, जब लैंड की तरफ आएंगी तो दे बेंड साउथवर्ड, और जब सी की तरफ जाएंगी तो दे बेंड नॉर्थवर्ड। ठीक है, 2 पॉइंट है कि जब लैंड की तरफ आएंगी तो दे बेंड साउथवर्ड, और जब सी सरफेस पे जाएंगे तो दे बेंड नॉर्थवर्ड। क्लियर है? चलो ठीक है, सैलिनिटी देखते हैं। तो सैलिनिटी क्या होता है? सैलिनिटी इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन द ओशन। अमाउंट सॉल्ट, ओशन में कितना सॉल्ट है उसे कहलाती है सैलिनिटी। अब सैलिनिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है ओशियन करंट। ओशियन करंट से क्या होगा? ओशियन करंट से सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी। जहाँ जिस वाटर में सैलिनिटी ज़्यादा होगी वो वाला वाटर धीरे धीरे ओशियन करंट्स की हेल्प से मूव होकर उस जगह पे पहुंच जाएगा जहाँ पर सैलिनिटी कम होगी, तो जो उस एरिया की सैलिनिटी भी अफेक्ट करेगा। फिर आती हैं विंड्स। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट वो है फ्रेश वाटर इनफ्लक्स फ्रॉम रिवर्स एंड थॉइंग ऑफ द आइस। अब देखो, जो फ्रेश वाटर रहता है उसकी सैलिनिटी रहती है बहुत कम। तो जब फ्रेश वाटर चाहे वो रिवर से आएगा या फिर आइस के से आएगा, तो जब वो मिक्स होगा तो क्या करेगा, उस जिस वाटर के साथ मिक्स होगा उसकी सैलिनिटी को डिक्रीज कर देगा। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है कुछ इंपॉर्टेंट सीज के लिए जिनकी सैलिनिटी कम होती है, जैसे ब्लैक सी हो गया, बाल्टिक सी हो गया। इनकी क्या होती है? सैलिनिटी कम होती है। ऑल्दो दे आर आइसोलेटेड, तो उनकी सैलिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए इवापोरेशन की वजह से, पर उनकी सैलिनिटी कम रहती है। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर रिवर से आया करता है, उसमें मिक्स होता है। ठीक है, थर्ड रीजन है डिपेंड ऑन द इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। देखो, इवापोरेशन से क्या होगा? जैसे जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा उतनी ज़्यादा सैलिनिटी इंक्रीज होगी, और जितना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा उतनी ज़्यादा सैलिनिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इवापोरेशन इंक्रीजेस सैलिनिटी और प्रेसिपिटेशन डिक्रीजेस सैलिनिटी। ठीक है, अब देखो इसके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि जो सरफेस में होगा, देखो एक चीज याद रखो कि जो ओशन, डीप ओशन का रहता है सैलिनिटी वो ज़्यादा रहेगी, सरफेस की सैलिनिटी क्या होगी? कम रहेगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे सैलिनिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, सैलिनिटी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर क्या होता था? टेम्परेचर डिक्रीज होता था, पर इसकी क्या होगी? सैलिनिटी जैसे जैसे हम सरफेस से डीप ओशन में जाएंगे वैसे वैसे सैलिनिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे 36 है, ये 30, देखो 36-34 का कैसा है कि लो लैटिट्यूड में क्या रहती है? सैलिनिटी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। लो लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर के आसपास वाले रीजन। हाई लैटिट्यूड में क्या रहती है? सैलिनिटी कम रहती है। हाई लैटिट्यूड वाले रीजन कौन से? पोलर रीजन। अब वहाँ पे सैलिनिटी पोलर रीजन में कम इसलिए रहती है क्योंकि वहाँ पर आइसबर्ग्स हो गए, आइस शीट हो गई, ये मेल्ट हो गए क्या रहती हैं? वाटर के साथ, ओशन के साथ मिक्स होती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ की सैलिनिटी कम हो जाती है। और ट्रॉपिकल रीजन की सैलिनिटी ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इवापोरेशन ज़्यादा रहता है। 3 चीज़ समझ लो कि लो लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर के पास में सैलिनिटी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है, और पोल के पास में क्या रहती है? सैलिनिटी कम रहती है। और और जो डीपर ओशन में रहेगी वहाँ की सैलिनिटी ज़्यादा रहेगी, और सरफेस ओशन की जो सैलिनिटी रहती है वो कम रहती है। तो जैसे जैसे सरफेस से डीपर ओशन की तरफ जाएंगे वैसे वैसे सैलिनिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर है? तो ये था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है ये अलग अलग सीज के लिए अलग अलग रहता है, ऐसा कोई बेसिक ट्रेंड नहीं है। बस इतना है कि जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो सैलिनिटी डिक्रीज होगी। रीजन, पोल की तरफ से क्या आते हैं? आइसबर्ग्स आया करते हैं, आइस मेल्ट हो के मिक्स होती है, इस वजह से उसकी सैलिनिटी डिक्रीज होती है। और इक्वेटर में क्या होता है? इवापोरेशन होता है, इसकी वजह से वहाँ की सैलिनिटी ज़्यादा होती है। ये एक बेसिक ट्रेंड है, बट हर सी के लिए अलग अलग होता है। अब जैसे पैसिफिक ओशन के लिए देखें, ये पैसिफिक ओशन है तो इसमें यही वाला चलेगा, जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाएंगे वैसे वैसे सैलिनिटी डिक्रीज होगी, जैसे साउथ में जाएंगे वैसे सैलिनिटी डिक्रीज होगी। रीज़न वही, आइस मेल्ट होने के बाद मिलती है, जिसकी वजह से सैलिनिटी डिक्रीज होती है। एटलांटिक ओशन का अगर देखा जाए तो एटलांटिक ओशन में अलग अलग सीज देख लेते हैं, कुछ सीज देख लेते हैं। तो एटलांटिक ओशन के सीज देख लेंगे। और इंडियन ओशन का एक चीज़ देख लो, क्योंकि इंडिया में रहते हो तो इंडिया के बारे में बताना चाहिए कि इंडिया में 2 सीज हैं, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल की जो सैलिनिटी होगी वो कम होगी, अरेबियन सी की जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी रिवर्स हैं। देखो जैसे इंडिया का ये है सदर्न पेनिनसुला, तो इसमें क्या होगा? इसमें यहाँ से गंगा आ रही है, यहाँ महानदी आ रही है, गोदावरी आ रही है, कृष्णा आ रही है, कावेरी आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र इसके साथ मिक्स होके आ रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा रिवर फ्रेश वाटर इनफ्लक्स हो रहा है बे ऑफ बंगाल में,
जिसकी वजह से क्या होगा, बे ऑफ बंगाल की जो सैलिनिटी है वो कम होगी और अरेबियन सी की जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा होगी। क्लियर है। अब पैसिफिक ओशियन का समझ लिया, इंडियन ओशियन का समझ लिया, इंडिया के अगल बगल वाला एरिया का समझ लिया। अब अटलांटिक ओशियन के कुछ सीज का देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट सीज का। अटलांटिक ओशियन में आते हैं, एक नॉर्थ सी आते हैं। अब नॉर्थ सी का टेम्परेचर क्यों रहता है ये हम ओशियन करंट में समझा देंगे, क्योंकि ये इसमें इट इज़ ड्यू टू दी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या है, इट इज़ अ ओशियन करंट, इसकी वजह से इसका सैलिनिटी ज़्यादा रहती है नॉर्थ सी की। अब बाल्टिक सी और ब्लैक सी, बाल्टिक सी और ब्लैक सी इनकी सैलिनिटी कम रहती है, क्यों? ड्यू टू फ्रेश वाटर इनफ्लक्स। बहुत सारी रिवर्स आती हैं जो इन सीज में आती हैं, डिस्चार्ज करती है अपने वाटर को, जिसकी वजह से इसकी सैलिनिटी जो रहती है वो कम रहती है। अब एक और है मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी की सैलिनिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है ड्यू टू इवापोरेशन। तो इवापोरेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सैलिनिटी होगी, इसलिए मेडिटेरियन सी की सैलिनिटी ज़्यादा रहती है। क्लियर है, ठीक है। तो इस वाले में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, रिलीफ फीचर्स हो गए, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो पार्ट 1 में इतना ही रहेगा। फिर उसके बाद जब पार्ट 2 का नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें वेव्स, टाइड, ओशियन करंट और PYQ, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टाइड्स वाला इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस उससे भी आए हैं, तो बाकी PYQs में देख लेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट और सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, थैंक यू।